पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस से था कि जो उदारवादी लोकतंत्र है उसमें लोगों की आवाज को एम्पलीफाई एक फ्री प्रेस करेगी, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके कान पे वो पड़े और एक जो संवाद ऐसा कुछ है ऐसा कुछ कायम हो सके। ये बात है, लेकिन अभी के लिए जो राज्य की नीतियां हैं, और मैं मतलब राज्य की नीतियां जोर दे के कह रहा हूँ, और उसमें मैं जो राज्य के नीति निर्माता हैं उनके 2 बयान भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि राज्य की नीतियों में मतलब साक्षी महाराज के किसी बयान को सीरियसली लेके बात करें, लेकिन राज्य के ऐसे होतेदार, जैसे मैं अभी आपको एक कमेंट बताऊंगा जयशंकर साहब का, जो हमारे विदेश मामलों के मंत्री हैं, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने जो अमेरिकन एक एंटनी ब्लिंकेन सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, उन्होंने उनसे जब इंडिया में विजिट की 2021 में, तो उनसे सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ जवाब देने की कोशिश की थी। तो और इसके अलावा भी अमेरिकन कई संस्थाएं हैं या फिर यूरोप की भी कई संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं फ्रीडम से लेकर, ह्यूमन राइट से लेकर, प्रेस फ्रीडम से लेकर कई चीज़ों पे बात करती हैं, और उसमें इंडिया की जब बात आती है तो एकदम सरकार परेशान हो जाती है, और सरकार के कई मंत्री उस पर मतलब एक हिसाब से अजीब से रिएक्शन भी देते हैं और उस पर, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा उन सारे मामलों पर बात करने से बचते हैं। तो ऐसे में जयशंकर साहब ने उनको जवाब दिया था, तो जवाब मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर उस जवाब जो उन्होंने जवाब दिया था उसी को ही आगे खोलते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। उन्होंने ये कहा कि एक अधिक दो, अच्छा मैं बता देता हूँ कि जो एंटनी ब्लिंकेन साहब थे उनसे पूछा गया था कि क्या ह्यूमन राइट का जो पूरा मामला उससे बात पीछे हट गया, क्या शायद कश्मीर के संदर्भ में उनसे वो सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि एक अधिक दोस्त यूनियन की तलाश भारतीय लोकतंत्र पर जितनी लागू होती है उतनी ही अमेरिकी लोकतंत्र पर भी, बल्कि सभी लोकतंत्रों पर। दूसरी बात, सभी किस्म के शासन की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जब कोई गलत बात हुई हो तो उसे सुधारा जाए, जिसमें ऐतिहासिक गलतियां भी शामिल हैं। और आपने पिछले कुछ वर्षों में जो फैसले और नीतियां देखी हैं उनमें से अनेक इसी श्रेणी में आती हैं, ऐतिहासिक गलतियां। मैं जो पहला पॉइंट तो उन्होंने मतलब एक हिसाब से वो अमेरिका को भी कहा कि सारे बेरोजगार की तलाश में बेहतर हो सके उसी की तलाश में है। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पिछले कुछ साल में आपने नीतियां रखी, पहले कुछ गलत हुआ हो, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए वो लागू की गई है। उसमें आप कश्मीर से 370 का मान सकते हैं, राम मंदिर के निर्माण का मान सकते हैं, और ये डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं, मतलब ये कोई ऐसे आलतू फालतू बीजेपी के नेता का बयान नहीं है, पब्लिसिटी के लिए उसने कहा। और मुझे लगता है कि जो आप जिस इंस्टीट्यूशंस के धरने की बात भी कर रहे थे वो सच इसलिए भी उस पर यकीन करना बनता इसलिए है क्योंकि जब ऐतिहासिक गलतियां सुधारने की बात कर रहे हैं जैसे 370 का मामला है, उसमें बताइए 5-6 साल तक पिटीशन को सुना ही नहीं है, जो उसकी संवैधानिकता को चैलेंज कर रही थी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास और बहुत सारी बातों के लिए टाइम है, लेकिन एक पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर कह लीजिए आप, या फिर एक पूरा स्टेट जिसकी स्टेट असेंबली को भी दरकिनार करके वहाँ के राज्यपाल के थ्रू वो सारा काम किया गया हो और उसकी पिटीशन तक नहीं की गई हो, और ऐसे ही अनेक मामले हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, रिपोर्ट करूँ एडीआर के पिटीशन का। तो उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कहा था, और उसको भी 5-6 साल तक लटका गया था। और 2019 में जो वो 2017 में पिटीशन लगाई गई थी, और 2019 में चुनाव आयोग ये कह रहा है, भारतीय चुनाव आयोग ने उसमें कहा कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन 2021 में उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये दरक रहे हैं, और वो जो ऐतिहासिक गलतियां जो नीति निर्माता जिनको सुधारने की बात कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए ही इन इंस्टीट्यूशंस को मतलब खत्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात ये कि जो ऐतिहासिक गलतियां कहते जिनके ऊपर हमले होते हैं उसमें सीधी सी बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, उनके धार्मिक शक्लों को, उनकी जुबान को, उनके ऐतिहासिक शक्लों को टारगेट करके ही जो मेजोरिटिज्म जो बहुसंख्यक
लोगों की ये वोट हासिल करते हैं। तो और तीसरा उसके बाद उन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट बात कही, उसमें जो न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो छापे हुए हैं या फिर जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जेलों में बंद है, उसकी बात भी आपको समझ में आएगी। उन्होंने कहा तीसरा की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, हम उन्हें अहम मानते हैं, लेकिन हम कभी भी शासनहीनता या शासन के अभाव या बुरे शासन को स्वतंत्रता के बराबर नहीं रखते हैं। मतलब आपकी जो मैं बार बार ऐसे बोलूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम, तो उसको जयशंकर साहब कह रहे हैं कि देखो ये आप अच्छे शासन के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छे शासन के लिए अगर तेरे मुंह पे टेप लगा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप मैं आपातकाल मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैं उसके कई बार अच्छे और बुरे दोनों सिचुएशन लेता हूँ देहातियों से। तो देहात में जब कई लोग हैं जो आपातकाल को डिफेंड करते हैं, तो वो इसके सबसे कहते हैं देखो आपातकाल में कुछ भी कहो, ये ठीक है कि तुम लोग पत्रकारों को और इनको ये सब कर दिया था, लेकिन ट्रेन टाइम से चलने लगी थी। तो वो जो है ना कि अच्छे शासन के इक्विवेलेंट आपकी बोलने, पढ़ने, लिखने और सवाल करने की आज़ादी कोई मायने नहीं रखती। तो जयशंकर साहब ने ऑफिशियली अपने बयान में कहा है। और इसी में ही फिर मतलब एक डोभाल साहब का एक बयान मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने पिछले साल यूपीएससी के जो एस्पिरेंट थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो आपकी पीढ़ी जो चौथी पीढ़ी है उसका कहीं ना कहीं उसका युद्ध सिविल सोसाइटी के खिलाफ है, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक ऐसी चीज जिसको भटकाया जा सकता है ये लोग। और मतलब उसको उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं वो एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली उसका आपको मिल जाए। तो उन्होंने कहा था कि युद्ध का नया मोर्चा सिविल सोसाइटी है, जिसे हम चौथी पीढ़ी की लड़ाई कहते हैं। सिविल सोसाइटी भटकाई जा सकती है, जिसे हील किया जा सकता है, जो बिखरा हुआ विचार हो सकती है, जिसको एक राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए भटकाया जा सकता है। अब जयशंकर साहब और डोभाल साहब की दोनों जो बयान दोनों को मिला है और उसी से निकलता है कहीं ना कहीं न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो अभी क्रैकडाउन हुआ वो, या फिर जो हमारे 5-6 साल से जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जेलों में बैठे हैं, ये इन दोनों नीति बनाने वाले लोग हैं, उन दोनों को मिलाने से ये निकलता है कहीं ना कहीं। और उसी से ही निकलती है फिर वोट पॉलिटिक्स जो भोसले समाज के लोगों को चाहिए होती है। ये बहुत मोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, मतलब इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन इसमें एक जो मेरी चिंता मुझे जो लगती है वो मुझे लगती है कि जो नए शहर जिससे तुमसे बस रहे हैं या बाद में जिसकी होती है उसमें पब्लिक स्पेसिस की कमी मैं महसूस करता हूँ, और उसमें जो डेमोक्रेटिक स्पेसिस थी उनकी भी कमी महसूस करता हूँ। अभी 2031 का मास्टर प्लान के तहत जो शहर बढ़ा है, आपका एनसीआर बढ़ा है, द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जो आबादी बनी है, सोसाइटियाँ बसी हैं, उसमें किसी में कोई बैठकी करने की जगह चौपाल या ऐसे कोई कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई पब्लिक एक्टिविटियाँ नहीं होंगी। उसमें जो लोग अपने ऑफिस स्पेस से आएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म में पैक हो जाएंगे। जो एक आध इस किस्म के मतलब पुराने शहर को हम अगर देखें तो इसमें आपको ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, थिएटर और यूनिवर्सिटियों जो पब्लिक यूनिवर्सिटी थी उनमें थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से स्पेस था कि लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। शहरों के सामने ये नई चुनौती होगी कि वो पब्लिक फ्रेंडली स्पेसिस उनके पास नहीं है, जिस हिसाब से वो एक्सटेंड हो रहे हैं, और कोई कनेक्शन भी नहीं है जहाँ पर आप अपनी ये जो दोस्ती की बात है ये कर पाओगे। गाँव देहात में फिर भी मैं मानता हूँ कि एक चौपाल एक पब्लिक स्पेस है, और वहाँ पर किसान यूनियन, किसान सभा जैसी लोग भी हैं और मनरेगा यूनियन, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनता है कि कोई भी जब बात होती है तो उसमें अगर आंदोलन स्ट्रॉन्ग है, आंदोलन मजबूत है, तो वहाँ पे कम्युनल जो ताकतें हैं उनको पीछे धकाया जा सकता है। वो आपने मेवा वाले केस में भी देखा, क्योंकि हरियाणा में आंदोलन मजबूत था, इस वजह से किसान यूनियन, किसान सभा, और वो उन्होंने इवन जो कल्चरल जो ट्रेडिशनल फोर्सेस थी खाप पंचायत जैसी, उनके ऊपर भी इतना दबाव डाल दिया कि उनको भी स्टैंड लेना पड़ा इस पूरे उस मामले में।
तो एक हिसाब से वहाँ पे एक स्पेस है अभी एक बचा हुआ, लेकिन जो जिस किस्म से हमारे शहर ये एनसीआर की ग्रोथ हुई है, नोएडा, गुड़गांव और इसमें भी जितनी आबादी है उसमें मुझे पब्लिक स्पेसेस की खासी कमी दिखती है, और वो इंटरेक्शन पता नहीं कैसे संभव हो पाएगी, वो उसकी मुझे एक गैप दिखता है ये। और ये भी मतलब मुझे सीरियस चिंता में, बाकी जो आपका ये इनिशिएटिव है ये बहुत मतलब ज़रूरी भी है इस समय में, क्योंकि जब जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं वो उनकी उसमें शामिल हो कि वो ऐतिहासिक गलतियों के नाम पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करेंगे, और दूसरा उनके उस नीति में शामिल हो कि जो चौथी पीढ़ी का युद्ध सिविल सोसाइटी के साथ छेड़ना की बगड़ाई भटकाई जा सकती है, पता नहीं कैसे कर सकती है, हालांकि कुछ नहीं कर पाती बेचारी, ठीक है। तो उसके उस नीति में शामिल है, इस वजह से हमें भी मतलब थोड़ी कमर कसनी होगी, और चाहे मतलब इस बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक लड़ाई हो, उस लड़ाई को मैं मतलब दोस्ताना माहौल की लड़ाई कह रहा हूँ, जिसमें हम सेक्युलर वैल्यूज को चैलेंज करेंगे समाज में, और चाहे फिर ये जो हमारी स्वतंत्रता को शासन, अच्छे शासन के लिए एक हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना चाहे उसकी लड़ाई हो, तो ये दोनों साथ लड़नी पड़ेंगे। शुक्रिया।